तो फर्स्ट क्वेश्चन में फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स P एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। ये कोई आपका पॉइंट P है, यहाँ से आप ये और ये अप्रॉक्सीमेटली मान लीजिए ये A B PA और PB जो टेंजेंट्स हैं, इफ CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, CD is a tangent to the circle at point E, okay, and PA is equal to 14 centimeter. Find the perimeter of PCD. CD is a tangent to the circle at point E. एट पॉइंट E, ये कोई पॉइंट E होगा, CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, तो CD ऐसे कोई CD टेंजेंट, CD इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट E एंड PA इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, देन पेरीमीटर ऑफ PCD किसका पेरीमीटर निकालना है आपको? PCD का, PCD क्या फिगर, तो PAB, CD is a tangent to the circle at point E. देखिए मोस्ट प्रॉब्ली यही इसका डायग्राम होना चाहिए, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपकी बुक में है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली ये होना चाहिए। तो फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टेंजेंट्स PA, ये PA एंड PB आर ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O, यहाँ पर सेंटर O होगा। इफ CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल, CD इज अ टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट E, ये E पॉइंट है, यहाँ पर टेंजेंट है। PA इज इक्वल टू 14, PA इज इक्वल टू 14, द पेरीमीटर ऑफ PCD, PCD, ये जो यहाँ बना, ये इसका पता नहीं क्या किया, अगर ऐसे भी करें तो कुछ निकलता है क्या? पता नहीं क्या किया भाई ने, देख सकते।
ऐसी स्कीम ऐसी लगाई है, फिगर तो ठीक है। PA and PB are drawn to a circle with center O. If CD is a tangent to the circle at point E, then perimeter of PCD फिगर तो ठीक है, बट उसके बाद क्या किया जाए? ये 14 सेंटीमीटर है, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा। ये और ये सेम होगा, ये और ये सेम होगा। तो ये 14 माइनस एक्स है और ये 14 माइनस एक्स है, 14 माइनस वाई। तो पेरीमीटर क्या होगा? 14 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस, अरे वाह, चतुर। Wait a minute. From an external point P, tangents P and PB are drawn to a circle with center O. If CD is a tangent to the circle, CD is a tangent to the circle at point E, and PA is equal to 14 सेंटीमीटर। तो ये जो फिगर है ना यार, ऐसी एक फिगर आपकी सेलिना में है, इसलिए मुझे थोड़ा सा याद था कि ऐसी इसकी एक फिगर बनती है कि ये पॉइंट P है, ये A है, ये B है। तो सेलिना में कुछ ऐसा ही है कि ये टेंजेंट है, ऐसे ये टेंजेंट है कहाँ? पॉइंट E पे, और ये वाला जो पॉइंट है ये C है, और ये वाला जो पॉइंट है ये D है। नहीं समझ में आया? अच्छा, PA जो है, PA मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ ये वाला, ये 14 सेंटीमीटर है। देन पेरीमीटर ऑफ PCD मतलब ये वाला, ये जो ट्राइंगल है PCD, इसका पेरीमीटर निकालो। नहीं समझ में आया? उल जलूल सा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो यूजुअली अगर आपने पहले किए हुए हैं तभी कर पाओगे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा इस पर टाइम लगा नहीं पाओगे। तो देख लीजिए, अगर ऐसी मुसीबत आ जाती है पेपर में तो कैसे किया जाता है। ये P है, ये A है, और ये P है, और ये B है। तो हमें पता है कि जो PA जो है वो PB के इक्वल होगा, और दोनों किसके इक्वल होंगे? 14 सेंटीमीटर के। मित्रों यहाँ तक ठीक है? दुख क्लेश वेदना पक्का? अच्छा, अब ध्यान से देखिए,
ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट सी से सर्कल को दो टेंजेंट मिल रहे जा रहे हैं, एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट ये है। मित्रों समझ नहीं आया? सी से दो टेंजेंट्स हैं, सी ए और सी ई, दो टेंजेंट्स हैं, और किसी भी पॉइंट से आपको बता दिया गया है कि किसी भी पॉइंट से जब टेंजेंट्स खींचे जाते हैं, ये सॉरी ये फिगर थोड़ी सी गलती है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि सी से ये ए है और अगर सी से ये बी है, तो ये वाली टेंजेंट और ये वाली जो लेंथ है, लेंथ ऑफ द जो टेंजेंट्स है वो इक्वल होगी। अगर मैं इसको x मांगता हूँ तो ये भी x होगा। मित्रों नहीं समझ में आया? यार ये क्वेश्चन यूजुअली हम जैसे एवरेज छात्रों के लिए, अगर आपने पहले किए हुए हैं तभी कर पाओगे, नहीं तो इस क्वेश्चन को जय माता दी करके आगे बढ़ जाना, टाइम वेस्ट मत करना। एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। पहला क्वेश्चन ही ऐसा है, आपने एग्ज़ाम शुरू किया, पहला क्वेश्चन ही ऐसा आ गया। अच्छा, यूजुअली ऐसे क्वेश्चन तब दिए जाते हैं जब आप बच्चे को एक्चुअल में डीमोटिवेट करना चाहते हो कि पहले क्वेश्चन से ही उसका जो मोटिवेशन है वो तोड़ दो। तो डोंट गेट अफेक्टेड बाय दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बिकॉज दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर, यू कांट डू मच अबाउट इट, जस्ट स्किप देम एंड टाइम होगा तो देख लेंगे, नहीं तो सर आप महान है, मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, चलो आगे। तो कई बार रोड पे मिल जाता है ना वो ऐसे पागल तो उससे बहस थोड़ी करोगे। अभय जी आप बोलोगे भाई ठीक है, तू जो कह रहा है ठीक है, मैं आगे जा रहा हूँ, हाँ तू सही है, आगे चले जाओ। डोंट गेट योर सेल्फ गेट affected by that question, and especially if that is the first question you are attempting in the exam, just ignore the question, go ahead. उसी तरह ये जो पॉइंट है, यहाँ से भी दो टेंजेंट, एक ये टेंजेंट एक ये टेंजेंट, मैंने इनको मान लिया कि अगर ये y है तो ये भी y होगा। मित्रों कोई डाउट? पक्का? अगर ये x है तो ये वाला जो बचा, ये यहाँ से ये जो PC बचा ये हो जाएगा 14 - x। नहीं समझ में आया? उसी तरह शाबाश, उसी तरह जो PD है वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? 14 - y के। इसमें एक गलती जो आप कर सकते हैं, जो आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये है, आपको ये नहीं पता कि जो x है वो y के इक्वल है, आपको पता नहीं है, हो सकता है वो डिफरेंट हो। नहीं समझ में आया? वो मत कीजिए। यहां तक शांति? आपको पेरीमीटर किसका निकालना है? PCD का, ट्रायंगल PCD का, ट्रायंगल PCD का। तो ट्रायंगल PCD का अगर पेरीमीटर निकालेंगे तो PC कितना है? 14 - x। CD कितना है? x + y। और PD क्या है? 14 - y। मित्रों नहीं समझ में आया? अब यहीं पर ईश्वर की कृपा होगी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो 14 + 14 = 28 सेंटीमीटर। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन तभी होगा अगर आपने ऐसा क्वेश्चन पहले किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ, रोना मत शुरू कर देना, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है, मतलब कोई भी आप नेक्स्ट ईयर भी पेपर दोगे तो MCQ तो आएगा, उसमें पहला क्वेश्चन ही उसने ऐसा पत्थर मारेगा आपको। डोंट गेट डीमोटिवेटेड। यूजुअली बच्चे डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, एक तो वैसे प्रेशर में होते हैं, पहला क्वेश्चन ऐसा आ गया, दिमाग खराब हो गया। नहीं समझ में आया मित्रों? पक्का? दुख क्लेश वेदना? ओके, ये क्वेश्चन बेटर है। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल, 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, 22 मीटर हाई, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर इज। ठीक है, ओके शाबाश, देख लीजिए। ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल है, इज 20.5 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर, ये टावर है, टावर की हाइट 22 मीटर, ऑब्जर्वर की हाइट 1.5 मीटर। मित्रों कोई दुख क्लेश वेदना? देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द आई ऑफ द ऑब्जर्वर। ये भाई इसकी जो आई है ना वो यहाँ मानी जाएगी, और ये माना जाएगा कि ये टावर को यहाँ पर देख रहा है। नहीं समझ में आया? अब इसमें अपना दिमाग में दिखाना कि सर पे थोड़ी आई होती है, आई तो यहाँ कहीं नीचे होगी, वो बेवकूफ़ी मत करना, बस है मतलब ऊपर से ली जाती है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो उसमें डोंट थिंक ऑल काइंड ऑफ नॉनसेंस। वैसे ही पेपर है तो आपका दिमाग खराब है। नहीं समझ में आया? और ये आपको दे दिया 20.5 सेंटीमीटर, नहीं ठीक है, तो ये भी 20.5 सेंटीमीटर होगा। आई एम सॉरी यार, आई एम सॉरी, मीटर।
हाँ मीटर है, नहीं समझा, हाँ 20.5 लिखा नहीं है तो मीटर ही होगा, हाँ यू आर राइट, यूनिट नहीं लिखा, नहीं समझ में आया। ओके तो ये 20.5 है, तो ये कितना बचा, अब आपको निकालना है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये वाला एंगल निकालना है। नहीं तुझे प्रॉब्लम समझ आ गई? ठीक है, अब तुझे यहाँ से लेके यहाँ तक 22 मीटर है, तो ये कितना होगा 22 माइनस 1.5, ये समझ आ गया ना लॉजिक? इतना तो निकल गया था। नाइस, तो फिर घबरा क्यों गया? उसके आगे क्या कर दिया? ये कितना आया 20.5, ठीक है ना, ये कितना होगा 20.5। भव्य जी ठीक है, यूनिट बढ़ता है। तो मेरा क्वेश्चन हो तो गया, मैं फिर से सेंटीमीटर लिख रहा हूँ यार, मीटर आएगा। वो एक्चुअली मैं कुछ बच्चों के साथ सरफेस एरिया वॉल्यूम कर रहा हूँ जिसमें सारे सेंटीमीटर है तो वो चल रहा है। तो मैडम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आप क्या करो, tan थीटा ले लो, आप tan थीटा ले लो, तो 20.5 अपॉन 20.5, हंसता खेलता प्यारा सा 1 आ गया, नहीं समझ में आया। और 1 tan थीटा कब होता है? जब थीटा 45 डिग्री होता है, नहीं समझ में आया। tan लेना है, cos लेना है, कैसे पता लगता है? भाई ये पुराने पाप हैं आपके, नहीं तुम्हें करा दिया जाते हैं, अभी भी कोई बुरा नहीं है, अभी 2 महीने की समर वेकेशन आएगी, ठीक है, तो मेरे पास 9th की बुक ले आना अपनी, मैं तुझे बता दूंगा कि कहाँ से करना है, ठीक है। क्योंकि अगर 11वीं 12वीं में भी करना है और साइन लेना और कॉस लेना और tan लेना तो बेटा बहुत धोए जाओगे, फंस जाओगे बीच में। तो 9th की किताब ले आना, मैं तुझे बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। भव्य जी ठीक है, नाइस। क्वेश्चन 3 देख लीजिए, फ्रॉम अ सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर। यार सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर का मतलब ये होता है कि भरा हुआ सिलेंडर है, हॉलो नहीं है, समझ आ गया ना? तो सॉलिड सर्कुलर सिलेंडर विद हाइट 10 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द बेस 6 सेंटीमीटर, अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ सेम हाइट एंड सेम बेस इज रिमूव्ड, देन द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज। ये इनका फेवरेट क्वेश्चन है आईसीसी वालों का, इनको सिलेंडर से कौन रिमूव करके बड़ा मजा आता है। इंसिडेंटली इस बार है भी यही, तो बेचारे कुछ और कर भी नहीं सकते, फिगर बनाइए पहले चुपचाप तो ऐसा इन्होंने निकाल लिया। मित्रों को दुख क्लेश वेदना जी, इसको तो निकाल ही लिया, तो हमारे पास बचा क्या? ये बचा, सही है, ठीक है ना? तो आपको क्या निकालना है? द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज। देखिए बात समझिए, पाई 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 वो बोल रहा है, तो पाई को कैलकुलेट करने के लिए वो बोल रहा है, नहीं समझ में आया? अब थोड़ी अकल होनी चाहिए। पाई r² किसका होता है? -1/3 पाई r² किसका होता है? कोण का। तो यही आप नंबर डालने से पहले ही आप जो भव्या जी कह रहे हैं कि सर इसको 2/3 पाई r² लिखो ना, आप नंबर बाद में डालते रहना, याद रखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है वो। तो 2/3, अच्छा फिर पाई आपको पता है आंसर में है ही है, तो पाई की वैल्यू डालने की ज़रूरत नहीं, ऐसे पाई लिख दो, r² मतलब 6², एज कितना 10, ठीक है ना भाई? तो ये 36 है, तो 12 होगा, 12 10 2। विनीत समझ आया? निकला तो था लेकिन मैंने 6 का स्क्वायर 12 लिया। वो बेटा तुम्हारे मतलब कुछ मैथ्स में बढ़िया है। मैथ्स की जो फाउंडेशन है निकाला हुआ 6 का स्क्वायर 12 लेके, तो वो दांत खराब है ना बेटा, तुम इन दांतों से अखरोट नहीं तोड़वाओगे तो अभी आदमी के दांत खराब हो तो बोलो ये अखरोट खाता नहीं हूँ मैं पसंद ही नहीं है मुझे कभी तो केला खाओ, आप समझ ना मेरी बात? कुछ तो खाओगे ना, 12 to the 24 240। अब हर आदमी अखरोट तो खाएगा नहीं समझा? ये इसका आंसर आ गया विथआउट डाउट, नाइस। फोर्थ है क्या? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन में बेटा मतलब होता है 3 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 -3 एंड 4 -1। मेरी बात समझ आए? तो आप लोग विद्वान हैं,
मैं आप जैसा विद्वान नहीं हूँ, मैं यूजुअली इसकी फिगर बना लेता हूँ। तो 2 - 3 मतलब यहीं कहीं होगा। 2 - 3 यहीं पर होगा ना, 2 - 3 यहाँ पर होगा, 2 - 3 रफ फिगर यही होगी ना। और दूसरा है 4 - 1, 4 यहाँ होगा और -1 यहाँ पर होगा। मित्रों कोई डाउट? नहीं समझ में आया? पक्का? अब ट्राई सेक्शन है किसका? इस लाइन का। नहीं समझ में आया? ये तो हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता, इन दोनों में कोई हो सकता है। नहीं समझ में आया मेरी बात? जेई के एग्जाम देने हैं, समझ ले बच्चे। लाइन ये है ना, लाइन ये है ना, तो पॉइंट भी तो यहीं कहीं लाई करता होगा। एक सेकंड, पहले मैं इसका कंसेप्ट क्लियर कर दूँ, ठीक है ना। तो लाइन यहाँ पर है, और मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूँ कि हर चीज़ की प्लीज़ फिगर बनाइए, बिकॉज यू विल गेट अ फेयर अमाउंट ऑफ आइडिया। और यहाँ पर अगर जो एग्जामिनर था अगर वो और भी अच्छा होता तो यहीं पर आपको बिना कैलकुलेट करके क्वेश्चन के साइन देख के ही आपको आंसर आ जाता है। नहीं समझ में आया? इसलिए मैं आपको बार बार कहता हूँ कि प्लीज़ फिगर बना लीजिए। अब क्या करते हैं, वो क्या तीर कमान लेके क्वेश्चन पे चढ़ाई कर देते हैं कि चलो हमला, वो बेवकूफ़ी मत कर। यहाँ तक क्लियर है? अब मैडम का डाउट देख लीजिए। आपके पास जो पॉइंट्स हैं 2 - 3, 4 - 1। अब यहाँ कोई पॉइंट या यहाँ कोई पॉइंट कोई भी ले लीजिए, जो इसको जैसे ये वाला जो पॉइंट है वो 1:2 में डिवाइड करेगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो इसको 2:1 में डिवाइड करेगा। मित्रों नहीं समझ में आया? लाइन के 3 हिस्से कर रहा है, बीच में 2 पॉइंट्स हैं। नहीं समझ में आया? दो क्लिच वेलना। तो अब जैसे मैं अगर 1:2 लेता हूँ, तो मैं तो आपको जब करा रहा था, अगर आपको याद होगा हज़ारों साल पहले ऐसे हम करते थे, इसको ऐसे 1:4 कीजिए और इसको 2:2 कीजिए। नहीं समझ में आया? और एक बात याद रखिए, देखो समझदार बच्चे हो, ये दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, एक्स वाई दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक्स से ही आंसर आ रहा है तो बात खत्म होगी, आपने PhD थोड़ी करनी है उस पर, MCQ है। तो ये 1:4 4 और 2:2 + 4/3 8/3 आ गया, 4th आंसर डी, इसका आंसर हो गया। नहीं समझ में आया? तो मैडम क्या कह रही है कि 2:4 कर लीजिए और 1:2 कर लीजिए, तो 8 + 2/3, तो ये क्या आ जाएगा 10/3। नहीं समझ में आया? तो बेसिकली ये अब 10/3, ये 10/3 है, ये भी 8/3 है। अब शायद ये हो सकता है कि अगर सिचुएशन ऐसी हो रही है तो एक बार वाई देख के चेक कर लीजिए, हो सकता है एक का वाई गलत हो। नहीं समझ में आया? मैडम ने बचा लिया, मैं नहीं समझ में आया। तो हो सकता है वाई इसका आप देख लीजिए, मुझे लग रहा है सेम ही आएगा, बट एक बार लेट्स ट्राई। जैसे 1 × -1 -1 और 2 × -3 -6/3, तो -7/3। तो ये आंसर ठीक है, और दोनों ही सही है। अगर आप इसका निकालेंगे तो वो आएगा -5/3, तो दोनों ही ठीक है। नहीं समझ में आया? नेक्स्ट लिख लीजिए। सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्पन एट वन एज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, तो ये सिलेंड्रिकल पेंसिल है और ये कोन है, कोन प्लस सिलेंडर। नहीं समझ आया? करेक्ट, नाइस। नेक्स्ट देख लीजिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ये। हज़ारों साल पहले बात हो चुकी है। सेंट्रॉइड होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। विनी समझ आया तुझे? तो बस ऐड करना है यार। और इसमें भी यूजुअली मास्टर का, एग्जामिनर का, जिसने पेपर बनाया, अगर मूड ठीक हो तो एक ही चेक करना होता है। 0 + 8, 8 + 8 16, 16/3। तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। नहीं समझ में आया? हाँ, वैसे तो आसान ही है। दूसरा भी देख लीजिए, 18/3 6
तो ये इसका आंसर हो जाएगा। मित्रों नहीं समझ में आया? तो सेंट्रॉइड का, अब ये छोटा सा चीज़ है, आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला उसका, x1 + x2 + x3/3 y1 + y2 + y3/3। सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको देख के सामने उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। वैसे तो अच्छा, हाँ ठीक ठीक। भव्य जी को डाउट? आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? देखिए समझिए, 7th, if the difference of mode and median of our data is 24, then the difference of median and mean is, ये जो भी क्वेश्चन होते हैं याद रखिए, इनके लिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ होता है। कौन सा? ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन। ये CBSE का फॉर्मूला है, ICSE में नहीं है, बट क्वेश्चन डाला हुआ इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है? तो ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन 11th-12th में आएगा, तो एक बार समझ लीजिए, 11th-12th में काम आ जाएगा, 10th में नहीं आएगा। तो अब इसमें होता क्या है, आपको गिवन क्या है कि मोड माइनस मीडियन इज इक्वल टू 24, ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि भैया बताओ मीडियन माइनस मीन क्या होगा। तो आपको ये गारंटीड है कि ये जो फॉर्मूला है इसको लिख लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा मैनिपुलेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने क्या किया, मोड को लिख दिया मीडियन प्लस 24, मोड इज इक्वल टू मीडियन प्लस 24। यहाँ तक समझ आ गया? पक्का? अब मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, ट्वाइस ऑफ मीन, मोड माइनस मोड ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस मीडियन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मीडियन, और ये जो प्लस 24 था ये माइनस 24 हो गया। भैया समझ आ रहा है? अपने आप से बातें करता जा रहा हूँ। पक्का? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, मुझे चाहिए था मीडियन माइनस मीन, तो मीडियन माइनस मीन मतलब ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन इज इक्वल टू 24। नहीं समझ आया? विनी 2 कैंसिल करेगा, तो मीडियन माइनस मीन जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 12। तो इसका जो 12 है वो आ जाएगा इसका आंसर। नहीं समझ में आया? तो जब भी आप ऐसे क्वेश्चन देखें, मोड एंड मीडियन ऑफ अ डेटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ मीडियन एंड मीन इज दिस, क्या ये सब क्वेश्चंस में वही जो फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला दोबारा बोल, क्या फॉर्मूला है? 2 into median plus mode is equal to 3 into median. 2 into median, 2 into mean. I'm sorry, 2 mean plus mode is equal to 3 median. twice of mean Plus plus mode mode is equal to 3 into median. is equal to 3 into median। ICSE के सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी 11th-12th में आपको फिर से मिलेगा, तो एक बार समझ लीजिए क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारे क्वेश्चन, जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें तो याद रखिए, ये लिख के रख लीजिए, ट्वाइस ऑफ मीन प्लस मोड इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ मीडियन। बात समझ आएगी? मित्रों को डाउट? No. 2 तो 8th, 3 रेड 2 ब्लू, बॉल इज ड्रॉन रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लू इज 2/5। हल्का सा क्वेश्चन है, 3 रेड है 2 ब्लू है, टोटल कितने हैं? 5। ब्लू निकाल रहे हो, शाबाश, ब्लू निकाल रहे हो तो कितना होगा? 2/5। भव्य जी कुछ ऐड करना चाहती? शाबाश, नाइस। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, ये एवरेज एक्सपेंडिचर विच इज डन बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मैनुअल वर्कर्स की बात हो रही है, मोड की बात हो रही है, यहां तक क्लियर है? मोड की ही बात हो रही होगी क्योंकि मैक्सिमम नंबर की बात हो रही है। अब अगर हम CBSE के छात्र होते तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता, ये एक्चुअली ICSE में MCQ नहीं बनता, ये तो बन जाता है पूरा। तो बट अब क्या बोलते हैं उसको, मरता क्या ना करता, कुछ तो करता। तो अगर मैं इसको करता तो कैसे करता, ये जो मुझे बेसिकली हिस्टोग्राम बनाना पड़ता। बाबा जी ऐसे आप 1000 और 1500 और 2000 ऐसे हिस्टोग्राम बनाते, मेरी बात समझ आई? ये फ्रीक्वेंसी 24 यहाँ प्लॉट करते, मैं अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ यार, तो 1000 से 1500 ऐसे बन जाता, 1500 to 2000
40 का जो है वो बन जाता अप्रॉक्सीमेटली ऐसा, मैं इसको 40 मान रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेटली कर रहा हूँ मैं, 2000 टू 2500, 2000 टू 2500 ये बन जाता 33। मित्रों नहीं समझ में आया? ये हिस्टोग्राम है और हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, मोड के क्वेश्चंस करेंगे, बट अभी सिर्फ देख लीजिए, कल परसों इसके क्वेश्चंस करेंगे, चिंता मत कीजिए। तो मोड जब कैलकुलेट किया जाता है, ये एक्चुअली आईसीएसई के सिलेबस के हिसाब से, आईसीएसई के हिसाब से ये एमसीक्यू नहीं है, सीबीएसई वालों के हिसाब से ये एमसीक्यू हो सकता है, बिकॉज वो फॉर्मूला यूज़ करके करता है। मेरी बात समझ आ रही है? बट हाँ, मोड आईसीएसई के हिसाब से हिस्टोग्राम से कैसे निकाला जाता है, याद रखिए, ये जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला डब्बा होता है, आपको पता चल गया कि जो मोड है वो यहीं इसमें ही होगा, तो इसमें क्या किया जाता है, इसके जो नेबरिंग वाली जो लाइंस हैं, चिंता मत कीजिए, क्वेश्चन करेंगे इसका, ये लाइन ऐसे और ये लाइन ऐसे ज्वाइन की कर दी जाती है। फिर से करेंगे, चिंता मत कीजिए, मेरी बात समझ आई, चिंता मत कीजिए। और फिर क्या होता है, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ऐसा, इसको ऐसे नीचे खींच लिया जाता है। मेरी बात नहीं समझ आ रही? अभी थोड़ा विश्वास रखिए कि मास्टर जो बोल रहा है वो ठीक ही बोल रहा है। तो इसका जो मोड होगा ना मित्रों, वो अप्रॉक्सीमेटली ये वाला पॉइंट होगा। नहीं समझ में आया? तो ज़्यादा 2000 की साइड पे है, मोस्ट प्रोबेबली इसका जो आंसर है, मैडम ये मोड है, मोड है। जी 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 जी, मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये मोड निकालने का स्टाइल है। तो ये वाला जो आएगा, ये यहाँ पर जो इन रुपीज़ जो आएगा वो क्या होगा, मोड होगा। नहीं समझ में आया? मैडम फिर से समझिए, मैं तभी आपको बता रहा हूँ कि मीन मीडियन मोड जो है डेटा का, वो वर्कर्स का नहीं है, वो रुपीज़ में आंसर है। इस डेटा में जो आप मीन निकालेंगे या मीडियन निकालेंगे या मोड निकालेंगे, वो जो आंसर आएगा वो रुपीज़ में आएगा। तो वो एक्स एक्सिस वाला होगा, वाई एक्सिस वाला नहीं होगा। वाई एक्सिस सिर्फ आपको ये बताएगा कि सबसे ज़्यादा जो लोग हैं वो 40 लोग हैं, वो यहाँ पर है 1500। जी मैडम, वो ये बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा लोग जो हैं, जो कि 40 हैं, अब वो जो 40 होंगे उनका जो एक्सपेंडिचर होगा दैट वुड बी समवेयर बिटवीन 1500 टू 2000। किसी का 1550 होगा, किसी का 1950 होगा, किसी का 1960 होगा, किसी का 1575 रुपीज़ होगा। एग्जैक्ट तो हमें पता नहीं, मेरी बात नहीं समझ आ रही, आपको एग्जैक्ट तो पता नहीं, तो वो एग्जैक्ट नंबर की तो बात ही नहीं कर सकता। तो वो इसलिए जो वो यूज़ कर रहा है वर्ड, वो यूज़ कर रहा है एवरेज एक्सपेंडिचर। मैडम नहीं समझ में आ रहा? देखिए मैडम, जो 1500 से 2000 जो है, बात समझिए, 1500 से 2000 जो है, इसको बोला जाता है मॉडल क्लास। मतलब आपको ये समझ आ गया कि यार इनका जो एक्सपेंडिचर है, मतलब 1500 से 2000 तक की, 15 से 2000 तक के जो एक्सपेंसेस है वही सबसे ज़्यादा वर्कर्स करते हैं। बट उसमें अगर कोई एक नंबर आपको बताना हो कि भैया एक नंबर तो बताओ, तो वो एक नंबर पिकअप करने का ये स्टाइल है। अब ये जो नंबर है, मैं आपको ये बता सकता हूँ क्या क्या नहीं हो सकता। ये 2047 नहीं होगा, 1947 भी नहीं होगा, इन दोनों में से कोई आंसर होगा। फॉर्मूला यूज़ करके भाई ने क्या निकाला है, 1847 इसका आंसर निकाला है। नहीं समझ में आया? ये इसका आंसर है। मित्रों कोई डाउट? तो इसका अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा वो 1847 आएगा। ये आईसीएसई का 3 नंबर या 4 नंबर का क्वेश्चन है। 2000 हो नहीं सकता, 2000 के बाहर है, 1900 एवरेज में आता है, दोनों के बीच में 18 दिख रहा है। दुक्लेश वेरना ना, इसी क्वेश्चन को हम अलग से करेंगे, मोड को, चिंता मत कीजिए। एक क्वेश्चन और कर लीजिए बस, तो छुट्टी करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लीजिए। तो x माइनस 2y प्लस के इज़ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल, ये क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू 0।
इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर दिस 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 देन द एवरेज देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। बाबा जी कैसे किया जाए? आया नहीं, चलिए अच्छी बात है। तो -1 3 0 4 -5 2, ठीक है, इज अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर ओके। तो आई एम सॉरी, जी जी 3 मीडियन रहता है। तो यही मुसीबत है। तो आपको ये निकालना पड़ेगा। तो ये आएगा -1/2, ये आएगा 7/2, ये आएगा -3 और ये आएगा 5/2 और ये आएगा -5/2 और ये आएगा 3। मित्रों कोई डाउट? मास्टर की कैलकुलेशन ठीक है? ठीक लग रही है? ठीक लग रही है, ओके। अब आ गई ये मुसीबत। तो x - 2y + k = 0। तो जी, तो y = x + k हमारी इक्वेशन, या y = ½ x + ½ k हमारी इक्वेशन, y = mx + c। मित्रों डाउट? मेरी कैलकुलेशन ठीक है ना? तो ये वो इक्वेशन है जिसकी स्लोप हाफ है और c है। नहीं समझ में आया? अब इसमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन सी है ऑल्टीट्यूड जिसकी स्लोप जो है वो है हाफ। तो माइनस, ये देखिए, ये 3 - 3 डिनोमिनेटर में आएगा। ये वाली जो लाइन है ना, इसके डिनोमिनेटर में 3 - 3 आएगा। तो ये तो वर्टिकल लाइन है, ये हो नहीं सकता। भाई समझ आ रहा है? मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। इसको चेक कर लीजिए, कौन सी लाइन को, इसको चेक कर लीजिए। तो y2 - y1, y2 - y1 अपॉन, आई एम सॉरी, अरे सॉरी। तो y2 - y1 अपॉन x2 - x1, ठीक है। सो 2 to the 4 होल अपॉन 5 to the 10 9/2। तो ये आ रहा है 1/3। तो ये वाली लाइन भी नहीं है, तो यही लाइन होगी। नहीं समझ में आया मित्रों? ये लाइन क्या है? y2 - y1, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 4 to the 8, ठीक है ना, हाफ आ गया। तो यही लाइन है मित्रों। नहीं समझ में आया? तो इसकी जो स्लोप है वो क्या है? इसकी जो स्लोप है वो है हाफ। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो बनेगी वो क्या बनेगी? ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। वाई हाँ 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 हाँ, वो जलील कर रहा। y - y1, y - y1 = m x - x1। समझ आया? तो 2y - 8 = x। तो इक्वेशन क्या बनी? y = x/2 + 4। नहीं समझ में आया? तो ½ k = 4 और k किसके इक्वल हो जाएगा? 8 के। मित्रों को समझ नहीं आ रहा? तो इसमें जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? C।
बट व्हाट यू शुड बी हैप्पी इज कि ये 1 नंबर का क्वेश्चन नहीं है। पता है हमारे स्कूल में इतना अच्छा सा छोटा सा क्वेश्चन पेपर देती है, खुशी आ जाती है, ये जल्दी हो जाएगा, फिर बाद में सोचते रहना, टाइम पास करना, लास्ट तक खत्म नहीं होता। भाई फंडे समझ आ गए कि नहीं आए? ठीक है।